नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले मैथ्स के संभावित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस हमने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का लिया हुआ है। तो देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा बराबर है। साइन थीटा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टेन थीटा इक्वल्स टू 0.75। यहां से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल्स टू 75 और नीचे में लिख लेंगे, ये पॉइंट हटाए तो उसके बदले 1 और पॉइंट के बाद जो है 2 अंक हैं तो हम 2 को 0 बैठाएंगे। इसे हम यहां से कैंसिल कर लेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी टेन थीटा बराबर हमारे पास 3/4 आया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। पर हमें मालूम है कि टेन थीटा बराबर होती है P/B। P यानी परपेंडिकुलर लंब, B यानी बेस आधार। तो हमें यहाँ से H पहले फाइंड आउट करना होगा। तो H यानी हाइपोटेनस कर्ण होता है, तो H निकालते हैं। तो H निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर रूट अंडर। यहाँ से आगे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, रूट अंडर P, और P के लिए हमारे पास है 3, तो हम लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस B के लिए 4 है तो हम लोग 4 का स्क्वायर लगाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से आगे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 3 जा 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 चौके 16, दोनों को प्लस कर लेंगे तो रूट अंडर हो जाएगी 915 यानी 25, और 25 को अगर हम लोग रूट कर ले तो उसका वैल्यू आता है 5। तो हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि साइन थीटा क्या होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होती है P/H। P परपेंडिकुलर यानी लंब बटा कर्ण। तो P का वैल्यू देख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, P हमारे पास है 3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P के लिए 3, और H अभी अभी हम लोगों ने H प्राप्त किया 5, तो H के लिए लिखेंगे 5, यानी जो हमें साइन थीटा का वैल्यू मांगा गया था वो 3/5। और देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन हमें दिया है, बिंदुओं 2,5 और 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। हमें बिंदु दिया है, बिंदु हमें दिया है क्या ना, 2,5 दिया है और दूसरा एक बिंदु हमें दिया है 4,7, और हमें जो है ये जो बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो जो रेखाखंड होगा उसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु का एक सूत्र है कि मध्य बिंदु बराबर इसका पहला हम लोग लेंगे, उसी तरह इसका पहला लेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर से पहला, इस ब्रैकेट के अंदर के पहला से प्लस करेंगे और बट्टा में 2 लिखेंगे, कोमा देंगे, फिर इसका दूसरा, तो इस ब्रैकेट का दूसरा यानी 7 और बट्टा में 2 ले लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 6/2, यहाँ से दोनों को प्लस करेंगे 7 और 5 जो है 12 हो जाएगी, बट्टा में 2, 2 का पहाड़ा 3 बार में कटेंगे, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 6 बार में कटेंगे, 6 दूनी 12, यानी 3,6। तो जो मध्य बिंदु होगा वो 3,6 होगा, और देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न त्रिभुजों के समरूपता कसौटी क्या है। तो हमें 2 चित्र दिया गया है, 2 फिगर देख सकते हैं। पहला फिगर में हमें इस तरह से एक त्रिभुज दिया है, और त्रिभुज में ये ABC नाम रखा गया है, A, B और C। यहाँ पे हमें 2 दिया गया है, यहाँ से 3 और यहाँ से 2.5। दूसरा एक त्रिभुज दिया गया है, दूसरा त्रिभुज का नाम रखा गया है P, Q
और ये r। यहां से ये 6 दिया गया हमें, ये 4 और यहां से 5। और हमसे पूछा है कि ये समरूपता कौन सा कसौटी को जो है पूरा करती है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे ए बी का वैल्यू जो 2 है, इसका डबल यहाँ पे कौन है 4, तो उसके नीचे हम लेंगे क्यू आर। और ए बी के लिए हमारे पास 2 है, क्यू आर के लिए 4 है। इसको अगर हम काटें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसी तरह हम दूसरा ले सकते हैं, जैसे 2.5, उसका डबल कितना होगा 5। 2.5 यानी 2 का आधा और 2 का आधा, 2 बार जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगी, यानी 2.5 का डबल 5 है। तो इसको हम लेंगे यहाँ से BC और डिवाइडेड बाय लेंगे इधर से PR। BC का वैल्यू है हमारे पास 2.5 और PR के लिए है 5। पॉइंट को यहाँ से अगर हम हटाते हैं तो पॉइंट के बाद एक संख्या है, यानी एक अंक है, तो एक बार 0 लगाएंगे। ऊपर 25, नीचे 50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2। आगे यहाँ से फिर लिख सकते हैं हम लोग, ये जो 3 है, इस फिगर का 3 यहाँ उसका डबल कौन है देख सकते हैं 6 है, यानी जो AC है उसके नीचे हम लेंगे उसका डबल 6 यानी PQ। AC के लिए हमें दिया गया है 3 देख सकते हैं, और PQ के लिए हमें दिया गया है 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगी 1/2 में। तो यहाँ से देख सकते हैं पहला का जो वैल्यू है 1/2, दूसरा का वैल्यू भी 1/2 और तीसरा का वैल्यू भी 1/2। ये सभी आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि AB/QR बराबर होगा, ये दोनों बराबर, तो ये भी बराबर हो जाएगी BC/PR। उसी तरह ये हाफ जो 1/2 है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो तीनों के जो ये मान है ये भी बराबर हो जाएंगे, यानी यहाँ से AC/PQ। तो देख सकते हो ऊपर में सारे जो भुजाएं हैं वो बराबर है, और भुजा को हम लोग S से दर्शाते हैं। नीचे भी सारे भुजा बराबर है, ये भी S है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि S से जो है ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे S कसौटी से, भुजा 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 से। तो वो किस में है देख सकते हैं, वो ऑप्शन ए में जो है दिया गया है। ए हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यानी हमें जो है दिया गया है R का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, और जो केंद्र का कोण है यानी जो थीटा होगा, केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा से दर्शाएंगे, वो हमें दिया है 60 डिग्री। हमें पता लगाना है चाप की लंबाई क्वेश्चन के अनुसार। तो चाप की जो लंबाई है, वो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो यहां से हम लोग थीटा के लिए लेंगे 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 लिख लेंगे, इंटू 2 लिखेंगे, पाई के लिए लेंगे 22/7, और आर का वैल्यू हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लेंगे 21 ऐसे। फिर एक एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 6 का पहाड़ा 6 बार में 36 हो जाएगी, 6 एकम 6 और 6 6 36। यहाँ से 7 तिया 21 हम लोग कैंसिल करा सकते हैं। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ के 2 तिया 6 यहाँ से कैंसिल होगी। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी ऐसे। तो अंततः हमारे पास शेष क्या रहा, शेष हमारे पास देख सकते हैं ये 22, यानी 22 सेंटीमीटर जो है चाप की लंबाई होगी। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी में ये 22 वैल्यू दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो जो पासा होती है वो पासे में 6 फलक होती है। 6 फलक को अगर हम 1 2 3 4 5 और 6 के नाम से निर्धारित करें, तो हमें पूछा गया है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्योंकि ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है,
प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कुल परिणाम, कुल परिणाम हमें कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम 6। अच्छा, हमें अनुकूल परिणाम क्या दिया गया है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमें कैसी संख्या लेना है, विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन होगी, ये 1 है हमारा विषम संख्या, 3 है विषम संख्या और 5 है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, कुछ शेष बच जाए। तो विषम संख्या 1 3 और 5, तो कितनी विषम संख्या यहाँ पर है, 3। तो जो हमें विषम संख्या मांगा गया है, तो विषम संख्या वाले जितने होंगे वो हमारा अनुकूल परिणाम होंगे, और वो कितने हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ से हम लेंगे 3। हमें उसकी प्रायिकता मांगा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होती है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल कितने हमारे पास, अनुकूल है 3 और कुल है 6, कट हो जाएगी, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 जो है प्रायिकता आएगी। और देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी जो एपी है 4, 10, 16, 22 ... का सारवंतर है। क्वेश्चन जो दिया गया, इस क्वेश्चन में हमें एक एपी दिया गया है, और एपी है हमारे पास 4, 10, 16, 22, ... और हमें इसका जो है सारवंतर निकालना है, यानी सारवंतर यानी डी। तो यहाँ से हम प्रथम पद ढूंढेंगे, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं हम लोग, ए कौन होगी 4, तो जो डी निकालेंगे, डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। यहाँ क्या है, इसे हम लोग A1 कहते हैं, इसे हम A2 कहेंगे, इसे हम A3, उसी तरह इसे A4, और भी आगे बढ़ती जाती तो A5, A6, A7 करके हम आगे बढ़ते। तो यहाँ से डी जो हम निकालेंगे, A2 क्या है हमारा, A2 है 10, और A1 कितना हमारे पास, A1 हमारा 4। तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 6, और 6 देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में जो है 6 है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप हमें दिया गया है ऑप्शन में, तो मानक रूप हम लोग ज्ञात कर लेंगे। मानक रूप हम लोग इस तरह से, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये उनका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। तो देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कौन सी ऑप्शन में दिया गया है, तो देख सकते हैं ऑप्शन बी में जो है इसका, ऑप्शन बी में जो है ये दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। तो अगली क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और अगला जो समीकरण दिया है वो है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ये हमें दिया गया है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे इसको हम कहेंगे A1 के लिए यहाँ पे 1 है, A1, उसके बाद हम बोलेंगे B1 y के पहले जो इसका गुणांक है 1 है, लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ लेंगे, और उसी तरह C1 कितना होगा, हमारा दिया है 9। फिर हम लिख सकते हैं उसी तरह A2 हम इस समीकरण से लेंगे, पहले वाले को हम बोलेंगे A2 यानी 3, फिर हम लिखेंगे B2 यानी y का जो गुणांक है -2 है, और C2 कितना होगा हमारा, तो C2 देख सकते हैं हमारा दिया है 12, तो हम यहाँ से लेंगे 12। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A1/A2 हमें A1/A2 कितना दिया, तो A1/A2 यानी 1/3, ये वैल्यू हमें दिया गया है। उसी तरह हम लिखेंगे यहाँ से B1/B2 के लिए -1/-2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हम कर सकते हैं 1/2।
उसी तरह हम यहाँ से फिर लिख सकते हैं क्या, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो c1/c2, c1 कितना हमारे पास देख सकते हैं 9 है, तो हम यहाँ से 9 लिखेंगे। और c2 कितना है, c2 12 है, तो यहाँ से हम 12 लिखेंगे। इसको 3 के टेबल्स में कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी 3/4। तो देख सकते हैं कि a1/a2 1/3, b1/b2 1/2 और c1/c2 3/4। यहाँ कोई आपस में बराबर नहीं है, तो कोई आपस में बराबर नहीं है तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि जो हमारा a1 है, a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू है b1/b2। उसी तरह b1/b2 नॉट इक्वल टू है c1/c2। कहने का अर्थ है कि कोई आपस में बराबर नहीं हुए। तो कोई जब आपस में बराबर नहीं हुए, पहला ही वाला जब आपस में बराबर नहीं होता तो इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 उसे हम प्रतिच्छेद कहते हैं। और प्रतिच्छेद देख सकते हैं ऑप्शन सी में है, तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 7√5 है। 7√5 क्या है हमें मालूम करना है। हमें दिया गया है कि 7√5 क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 7 तो परिमेय है क्योंकि इसमें रूट नहीं है, पर परिमेय इंटू अपरिमेय। अपरिमेय किसको, √5 को हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई संख्या के ऊपर रूट हम चढ़ाते हैं, रूट पूरी तरह से नहीं टूटती है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय इंटू अपरिमेय इक्वल्स टू अपरिमेय होता है। तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है जो समरूप होंगे। तो ऑप्शन देख सकते हैं समद्विबाहु, समकोण, विषमबाहु या समबाहु। तो ऐसे कौन से यहाँ त्रिभुज हैं जो समरूप होंगे। तो समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज हम छोटा बड़ा कैसा भी बना लें, उनका प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का ही होता है। जैसे अगर हम यहाँ से कहें कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा आपस में बराबर होती है। जब तीनों भुजा बराबर होंगे तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, लेकिन जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो जो 180 उसे 3 भागों में बांटेंगे तो एक एक को कितना मिलेगा, एक एक को 60 डिग्री करके मिलेगा। तो जितने एंगल है सारे एंगल को जो है 60 डिग्री करके मिलेंगे। पर अगर हम बगल में एक बड़ा त्रिभुज खींच लें इस तरह से, और त्रिभुज तो बड़ा है पर ये भी क्या है, अगर हम समबाहु त्रिभुज ही मान के चले और इसका नाम अगर मैं रखता हूं PQR, पर इनके भी तीनों भुजा बराबर होंगे क्योंकि समबाहु है, पर इससे ये बड़ी है। बड़ी होने पर भी अगर ये भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगे। और त्रिभुज छोटी हो चाहे बड़ी, सबका जो वैल्यू तीनों कोणों का जो मान होंगे वो 180 डिग्री होंगे। उनको अगर 3 भागों में बांटेंगे तो सभी जो कोण है अंत कोण, इनका मान 60 डिग्री करके होगा। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, खासकर उसकी आकृति आप छोटी बड़ी कुछ भी कर दे तो उनके प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री के होंगे। अतः यहाँ हमसे जो पूछा गया है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वो सभी समबाहु त्रिभुज। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है समबाहु त्रिभुज लिखा है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है t² - 15 का निम्न में से शून्यांक क्या है। क्वेश्चन हमें दिया गया है और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि t² - 15 के शून्यांक, शून्यांक यानी हम यहाँ 0 ले लेंगे, तो इनके कौन कौन से शून्यांक होंगे हमें पता लगाना है। तो यहाँ से हम t² लिख लेंगे बराबर, ये माइनस उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस आ जाएगी। फिर यहाँ से हम t से स्क्वायर हटाएंगे, तो अगर लेफ्ट से स्क्वायर हटाया जाता है तो राइट साइड में वो रूट हो जाते हैं, यानी 15 रूट चढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो t के वैल्यू होंगे और जो रूट में होते हैं वो जब टूट के आती है तो वो प्लस और माइनस एक साथ होती है, यानी हम कह सकते हैं +-15। तो जो t के वैल्यू होंगे वो एक बार प्लस में 15 होंगे और एक बार
माइनस में जो है 15 होंगे। तो t के जो वैल्यू होंगे वो +√15 और -√15 वो देख सकते हैं ऑप्शन बी में जो है आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो त्रिज्या का अनुपात होगा, मान लीजिए हम एक को बड़ा त्रिज्या मानते हैं और एक को छोटा त्रिज्या मानते हैं, तो इसका जो अनुपात होगा वो हमें दिया है 3:4। तो ये 3 छोटी है तो हम इसे छोटा त्रिज्या मान लेंगे और इसको हम बड़ा त्रिज्या मान लेते हैं। इसको छोटी त्रिज्या, इसको बड़ी त्रिज्या, और 3:4 हमें दिया गया है। तो अगर मैं अनुपात x मान लूं तो एक होगा 3x और दूसरा होगा 4x। हमें बोला इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि ये वृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या ना, पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी हम लेंगे अनुपात माने बट्टा होता है, तो यहाँ भी हम लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगी, आर का स्क्वायर, तो आर पहला का कितना है 3, तो 3x का स्क्वायर। नीचे आएंगे, बड़ा आर के लिए कितना है, तो बड़ा आर के लिए 4 यानी 4x, तो यहाँ से हम 4x लगा के इसका स्क्वायर करेंगे। नीचे हम लिख सकते हैं 3 का पढ़ा 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, x का स्क्वायर यानी s स्क्वायर। उसी तरह यहाँ से लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर यानी 4 चौके 16, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगी यानी 9/16, तो हम कहेंगे 9:16 जो है उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो 9:16 देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया है, और ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 120 बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 तो x का मान होगा। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 120 जो है जब इनको हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर में हमें x दिया है, इंटू 3 का पावर में हमें 1 दिया है, और 5 का पावर में भी हमें 1 दिया है। तो हमें पूछा है कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो यहाँ से हम 120 का जो है अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे 120 का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस तरह से 120 लिख लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे। 2 से लगाएंगे 2 छक 12, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 2 तिया 6, फिर 2 से लगाएंगे 15 दूने 30, फिर अब 3 से लगाएंगे 3 पंचे 15, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 120 के वो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है यानी 2 2 2 देख सकते हैं, फिर 3 इंटू 5। तो इसे अगर हम लिख लें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है इंटू को, तो 1 2 3, 2 की संख्या 3 बार है तो ऊपर में हम लिख सकते हैं 3, फिर इंटू 3 एक बार है तो पावर में 1 देंगे एक बार है तो, और ये 5 लिखेंगे 5 भी एक बार है तो पावर में 1 देंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया देख सकते हैं 5 का पावर 1, यहाँ भी 5 का पावर 1, 3 का पावर 1 तो यहाँ भी 3 का पावर 1, 2 का पावर x ये x है, और यहाँ 2 का पावर 3। तो बेस और बेस समान है, 2 से 2 समान है, तो x के लिए कौन होगा 3, तो जो x का वैल्यू होगा वो होगा 3। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी में 3 दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। हमें दिया गया है कि इस तरह से हम एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, और समकोण त्रिभुज में हमें दिया गया है कि ये मान लीजिए हम यहाँ से नाम अगर ले लेते हैं ए बी और सी। ए बी को अगर हम खंबा माने और बी सी को अगर हम खंबे का छाया माने तो कहता है इसकी जो छाया है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी जो बी सी है वो ए बी के बराबर है। अच्छा, ये समकोण त्रिभुज माने है तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी उन्नयन कोण अगर हम यहाँ सी को मान लेते हैं तो सी का मान क्या होगा। तो देख सकते हैं कि चूंकि ये समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में कहता है कि ये दोनों भुजा बराबर है,
तो ये जब भुजा बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री में से ये अकेले 90 डिग्री खा गया तो इन दोनों के लिए 90 डिग्री छोड़ा होगा, तो जो 90 डिग्री है वो इन दोनों में बराबर भाग होगा। तो 90 डिग्री को अगर हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो एक एक को कितना मिलेगा, 45 डिग्री। तो यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो 45 डिग्री होगा। और देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी में 45 डिग्री दिया है, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आकृति में डीई पैरेलल बीसी है तो इसी का मान होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इस तरह से एक त्रिभुज दिया गया है हमें क्वेश्चन में, और त्रिभुज का नाम रखा गया है ए, बी और सी। फिर ए बी और ए सी को मिलाने के लिए एक रेखा खींचा गया जिसका नाम रखा गया है डीई, डी और ई। पर हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि जो डी होगी, ये जो डी है वो समांतर यानी पैरेलल है बीसी का, ये बीसी का पैरेलल है। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से या 6.1 क्लास 10 के हिसाब से 6.1 प्रमेय में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है अगर वो तीसरी भुजा का समांतर हो तो इसकी भुजाएं समानुपाती हो जाती है। तो भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एडी है ये ए से डी तक, उसके नीचे आ जाएगा डी से बी तक, यानी हम यहाँ लिखेंगे डीबी। उसी तरह यहाँ से ए से ई तक हम लिखेंगे ए ई बाई ई सी। यहाँ से हमें वैल्यू दिया गया है, इसका मान रखा गया है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का मान रखा गया है 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक रखा गया है 1 सेंटीमीटर, चित्र के हिसाब से, फिगर के हिसाब से, आकृति के हिसाब से। तो हमें इसी जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम भी मान रख लेंगे कि एडी कितना, तो ए से डी तक 1.5 दिया गया तो हम लिखेंगे 1.5। डी से बी तक कितना दिया गया है 3, तो यहाँ से 3 लिखेंगे। ए कितना है, तो ए हमारा 1 दिया गया तो हम यहाँ से 1 लिखेंगे। और इसी हमसे मांगा गया तो इसी का वैल्यू नहीं दिया तो हम इसी ही लिखेंगे। यहाँ से हम इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो आ जाएगी। अब ऊपर में 15 है और नीचे 30, तो हम लिख सकते हैं 15 कम 15 और 15 दूनी 30, यानी लेफ्ट साइड में 1/2 है और राइट साइड में 1/EC है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस तरह से अगर क्रॉस गुना करें तो इसी बराबर हो जाएगी, इधर गुना करेंगे ऐसे क्रॉस गुना करेंगे तो इधर भी क्रॉस गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सेंटीमीटर, यानी जो एसी का वैल्यू होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। और वो ऑप्शन देख सकते हैं सी में दिया है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का किनारा हमें दिया गया है, किनारा, घन का किनारा, उसे हम एल से दर्शाएंगे और एल का वैल्यू हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हमें उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना घन का। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 4L²। और अगर हम किनारा को a मानते तो फॉर्मूला होता है 4A²। तो 4 लिखेंगे और L का वैल्यू हम 10 लिए हैं तो 10 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 × 10 का स्क्वायर यानी 10 10 से 100। और 4 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400। और क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आयतन निकालते तो यहाँ से हम क्यूब लिखते। तो जो है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा का मान होगा। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 थीटा इक्वल्स टू हमें दिया है 90 डिग्री, तो हमें कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा ये हमें क्वेश्चन मार्क दिया, हमें ये पूछा गया है। तो यहाँ से हम थीटा को लेफ्ट में रखेंगे, थीटा के साथ 3 जो है इंटू है तो दूसरी साइड में जाके वो भाग हो जाएगी और भाग को हम बट्टा में दर्शाएंगे। 3 का पहाड़ा 30 × 90 यानी 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि थीटा का मान 30 है तो कोस रहेगी, थीटा की जगह 30 रखेंगे, यानी कोस 30 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा है। और कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है
3/2। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, और वो देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी में जो है ये ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर और PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो OA की लंबाई है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है कि जो OP है वो OP का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और जो PA का वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमें जो है OA का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चित्र हमें दिया गया है, चित्र इस प्रकार है कि हमारे पास एक इस तरह का वृत्त दिया गया है, और ये O है, यानी O माने वृत्त का केंद्र है। यहाँ से इस तरह से त्रिज्या लिया गया है, और इस बिंदु पर एक इस तरह से स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श बिंदु का नाम A रखा गया है, और केंद्र से ये बाह्य बिंदु को मिलाया गया, और बाह्य बिंदु का जो नाम है उस बिंदु का नाम P रखा गया है। अच्छा, ये क्या होता है, वृत्त में अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श बिंदु और त्रिज्या को मिलाते हैं तो वहां हमारा 90 डिग्री क्रिएट होता है। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ से OA का मान, OA यानी त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं OAP यहाँ 90 डिग्री है, तो OAP एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम मान रखें तो फॉर्मूला होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो चूंकि ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण क्या होगा हमारा OP। तो OP का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार। अगर हम OA को लंब माने तो हमारा AP हो जाएगी आधार, और अगर हम AP को लंब मानते तो OA हमारा आधार हो जाता। यानी हमें त्रिज्या का मान जो है मालूम करना है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में OP का मान जो है 5, तो यहाँ से 5 लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे बराबर OA, और OA का मान नहीं दिया गया है तो OA को, क्योंकि त्रिज्या हम जानते हैं कि O से A तक ये त्रिज्या है, तो या तो हम OA लगाएंगे, यहाँ से OA का OA स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस AP का मान हमें दिया है, तो AP का मान हमें AP या PA वो है 4, तो हम यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी 5 5 25, यहाँ से लिखेंगे OA का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर माने 4 चौके 16, तो 25 की और ला करके हम 16 को माइनस कर देंगे, इधर लिखेंगे OA का स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास 9 आएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं OA का स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि यदि OA का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगी रूट, और 9 का जो रूट होगा वो होगा 3, यानी OA बोले तो त्रिज्या का जो मान होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। और वो देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में जो है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है, O केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ बराबर 80 डिग्री, तो PTQ बराबर है, यानी PTQ का मान हमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है ये ढूंढना है। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि एंगल POQ इक्वल्स टू हमें दिया गया है 80 डिग्री, तो हम यहाँ से लिखेंगे 80 डिग्री, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंगल PTQ बराबर हमें जो है फाइंड आउट करना है उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक वृत्त है, तो हम ऐसे एक वृत्त ले लेंगे, ऐसे ये एक वृत्त है, और कब बोला है कि PT तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये मान लीजिए बाह्य बिंदु, इसका नाम मैंने T रखा। T से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, एक है T से P तक यानी TP, और दूसरा है T से Q तक यानी TQ, ऐसा। तो यहाँ से हम इसका नाम रखेंगे P और इस बिंदु का नाम रखेंगे Q। तो TP और TQ दो स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये वृत्त का केंद्र है, हम इसे O से दर्शाते हैं। तो यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेंगे, केंद्र से ये स्पर्श बिंदु को भी मिला लेंगे। तो स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिलाते हैं तो यहाँ बनती है 90 डिग्री, यहाँ भी क्रिएट होती है 90 डिग्री। हमें POQ जो है दिया है, POQ इनका मान हमें दिया गया है 80 डिग्री, तो हम यहाँ से 80 डिग्री लिखेंगे। ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हमें इसका मान हमसे पूछा गया है कि PTQ का मान
क्या होगा। तो चूंकि ये जो चित्र देख पा रहे हैं ये 4 कोना है तो ये एक चतुर्भुज हो गई। 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि यहाँ से 80 दिया गया तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं 80। ये भी एक कोण है। यहाँ से 90 डिग्री दिया तो हम यहाँ से 90 लिखेंगे, यहाँ से 90 तो यहाँ से भी 90 लिखेंगे, प्लस ये एंगल का मान हमसे बोला है तो एंगल पी टी क्यू। और ये चारों एंगल हो गई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर में 360 डिग्री। अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये 90 और 90 180, 180 में अगर हम फिर 80 जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगी। तो इधर लिखेंगे 260 प्लस में एंगल पी टी क्यू बराबर में 360 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू, ये प्लस है जाके हम उधर माइनस करेंगे, 360 से 260 को अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 100। तो देख सकते हैं 100 डिग्री ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ये इसका राइट आंसर। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है रेखाएं 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 यानी 15। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो दिया गया है हमें क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और दूसरा हमें दिया गया है समीकरण 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 15। हमें इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही ये पता लगाना है। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि यहां से हम बोलेंगे a1 ये 2 को लेंगे, उसी तरह b1 ये 3 को लेंगे और c1, जो कि ऐसे समीकरण में ये तीनों बराबर लेफ्ट में रहेंगे, बराबर में 0 दिखा जाता है, तो इसको अगर हम इस पर लेकर आएंगे तो ये -5 हो जाएगी। क्योंकि ये जो एक रैखिक समीकरण होती है वो फॉर्मूला होती है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसको हम इस साइड लेकर आएंगे। उसी तरह यहां से हम लिखेंगे a2 के लिए 4, b2 के लिए लेंगे 6 और c2 के लिए हम लेंगे, ये इस पर लेकर आएंगे तो -15 हो जाएगी। अब यहां से हम वैल्यू इस तरह से निकल सकते हैं इनका कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू a1 2 है और a2 4 है, तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, तो हम कह सकते हैं 1/2। फिर यहां से लिख सकते हैं b1/b2, b1 कितना है तो 3 और b2 कितना है 6, कट हो जाएगी, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। यहां से हम निकल सकते हैं c1/c2 और c1 कितना है -5 और c2 कितना है -15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, यानी यहां से निकल के आई 1/3। तो देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 ये बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम है तो बराबर है, लेकिन c1/c2 का मान 1/3 है, ये बराबर नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा कि a1/a2 जो है वो बराबर है किसका, b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है किससे, c1/c2 से। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या दर्शाता है कि अगर पहला 2 बराबर और तीसरा बराबर ना हो तो उसे हम कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो संख्याएं हमारे पास होगी एक 0, 1, 2, 3 और 4, 5 संख्याएं हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। हमें इनका माध्य निकालना है, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए सबको आपस में हम जोड़ लेंगे, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये 5 है तो नीचे हम 5 लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे, 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10, 10/5, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर हो जाएगी 2।
पर इसे निकालने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे अगर सबके बीच में अंतर समान हो, जैसे 0 से 1 जाएंगे तो 1 जंप हुआ, 1 से 2 जाएंगे तो 1 जंप हुआ, 2 से 3 जाएंगे तो 1 जंप हुआ, तो सबके बीच में अंतर समान है, एक 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 का अंतर है। तो इसका माध्य निकालने के लिए नियम है कि हम शुरू वाला को लेंगे और लास्ट वाला को लेंगे, और ये 1 और 2 2 हुए तो हम 2 से भाग देंगे, बोले तो 4/2 काट देंगे तो 2 आंसर होगी। या ऐसा अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस इधर से हम दूसरे संख्या को लेंगे और उधर से भी हम दूसरा संख्या को लेंगे, और 2 है 1 2 तो यहाँ से 2 से भाग देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगी, बट्टा में 2 काट देंगे तो यहाँ से भी 2। तो देख सकते हैं कि हर हल में हमारा जो माध्य है वो 2 आ रही है। और इसका चौथा नियम यह है कि 1 2 इधर से भी 1 2 2 को छोड़ देंगे, उधर से भी 1 2 2 को छोड़ देंगे, तो बीच में कौन बच रहा, 5 2, तो इनका जो माध्य होगा वो 2 होगा। तो आप अलग अलग तरीके से जो है माध्य निकाल सकते हैं, और 2 देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।